याद कीजिए दोस्तों, एक समय था जब भारत पर हमला होता था तो जवाब में दुनिया को सिर्फ डोजेस दिए जाते थे। लेकिन तस्वीर आज बदल चुकी है। अब भारत सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं करता, लेकिन बल्कि सीमा के पार जाकर जवाब देने की क्षमता भी रखता है। तो ऐसे क्या बदल गया? एक डिफेंसिव माइंडसेट वाला देश रैपिड स्ट्राइक, इंटीग्रेटेड वॉरफेयर जैसी बात कर रहा है। क्या भारत की सैन्य सोच पूरी तरीके से बदल चुकी है? अगर हाँ, तो ये बदलाव कहां से शुरू हो गया? 1962 के चाइनीज वॉर से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक आज हम समझेंगे भारत की बदलती हुई मिलिट्री डॉक्ट्रिन की पूरी कहानी। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि सिर्फ ये युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के बदलते स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की कहानी है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि मिलिट्री डॉक्ट्रिन आखिर होती क्या है। ये सिर्फ एक हथियारों की सूची नहीं होती, बल्कि युद्ध को एक देखने का जरिया होता है। कब लड़ना है, कैसे लड़ना है, कितनी शक्ति इस्तेमाल करनी है, कहाँ पे रिस्ट्रेंट दिखाना है, कहाँ पे हमला करना है, ये सब किसी एक देश की डॉक्ट्रिन तय करती है। यानी डॉक्ट्रिन असल में युद्ध लड़ने की सोच होती है। यही सोच तय करती है कि कोई देश सिर्फ रिएक्ट करेगा, ये पहले से तैयारी करके अपने विरोधियों को रोकने की कोशिश करेगा। 1947 में आजादी के बाद भारत की सोच बिल्कुल अलग थी। देश के विभाजन का दर्द चल रहा था, इकोनॉमी कमजोर थी और नेशन बिल्डिंग सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। उस समय नेतृत्व का ध्यान सेना से ज्यादा इंडस्ट्री, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट और नेशनल यूनिटी पर था। नेहरू के काल में भारत ने नॉन अलाइनमेंट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और डिप्लोमेसी के ऊपर भरोसा दिया। भारत युद्ध से दूरी बनाकर रखना चाहता था और खुद को एक मोरल पावर के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहता था, और न ही मिलिट्री पावर के रूप में। इसी वजह से सेना को कई बार मुख्यतः इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस वर्क के रूप में देखा गया। लेकिन धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि दुनिया सिर्फ आइडियलिज्म से नहीं चलती, लेकिन पावर बैलेंस से चलती है। भारत ने शुरुआत में डिफेंसिव अप्रोच क्यों अपनाया? इसके पीछे कई कारण थे। पहला कारण था इकोनॉमिक वीकनेस। देश गरीब था, रिसोर्सेज सीमित थे और बड़े पैमाने पर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करना बहुत कठिन था। दूसरा कारण इंटरनल स्टेबिलिटी। देश रेफ्यूजी क्राइसिस, प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन और इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस से जूझ रहा था। तीसरा कारण भारत की स्ट्रेटेजिक कल्चर थी। ऐतिहासिक रूप में भारत ने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया था और उसका फोकस हमेशा शांति और सिक्योरिटी के ऊपर अधिक था। चौथा कारण था दोस्तों कोल्ड वॉर। भारत कोल्ड वॉर के समय में किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता था और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनी खुद की बनाए रखना चाहता था। कुल मिलाकर भारत बड़े युद्धों से और सीधे कन्फ्रंटेशन से बचना चाहता था। 1962 का चाइना वॉर स्वतंत्र भारत के लिए सबसे बड़ा शॉक साबित हुआ। भारत की पर्याप्त तैयारी थी नहीं, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमजोर था और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस भी सीमित थी। इस युद्ध ने पॉलिटिकल एजम्पशंस को तोड़ दिया। भारत को समझ में आ गया कि अच्छे इरादे सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देते हैं। इसके बाद सेना का बड़ा एक्सपेंशन हुआ, बॉर्डर डिप्लॉयमेंट मजबूत की गई और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ। इसके बाद के 1965 और 1971 के पाकिस्तान के वॉर ने भारत की सोच को और बदल दिया। 1965 ने कन्वेंशनल वॉरफेयर की रियलिटीज दिखाई, जबकि 1971 में पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन ने एक निर्णायक सफलता दिलाई। ऑफेंसिव ऑपरेशन सफल हुए और जो जॉइंट प्लानिंग हुई थी वो इफेक्टिव साबित हुई। 1971 ने भारत को यह कॉन्फिडेंस दिया कि वो सही तैयारी और क्लियर स्ट्रेटेजी के साथ अपनी डिसिसिव मिलिट्री एक्शन किसी भी देश के ऊपर ले सकता है। 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भारत खुलकर एक न्यूक्लियर पावर बन गया। लेकिन न्यूक्लियर वेपन सिर्फ ताकत ही नहीं लाते हैं, वो एक तरीके की लिमिटेशन भी पैदा करते हैं। बड़े जो युद्ध थे वो बड़े खतरनाक हो सकते थे, एस्केलेशन का रिस्क बढ़ सकता था और इंटरनल प्रेशर भी बढ़ सकता था। अब चैलेंज ये था कि युद्ध भी लड़ना है, लेकिन एस्केलेशन को भी कंट्रोल में रखना है। भारत को इस वक्त ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए थी जिसमें लिमिटेड मिलिट्री एक्शन संभव हो और एक फुल स्केल न्यूक्लियर एस्केलेशन भी रोका जा सके। इसी न्यूक्लियर बैकड्रॉप में 99 में कारगिल का युद्ध हुआ, जिसने एक बार फिर भारतीय सेनाओं की कमजोरियां उजागर कर दी। उस समय हमारे सर्विलेंस में कमी थी, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन भी कम था और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो साफ दिखाई पड़ गई। कारगिल ने भारत को यह एहसास कराया कि मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ सैनिकों की संख्या से नहीं जीता जाता, बल्कि टेक्नोलॉजी, सर्विलेंस, प्रिसीजन और फास्टर डिसीजन मेकिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। साथ में कारगिल ने यह भी दिखाया कि न्यूक्लियर वेपन्स के बीच में भी एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट संभव है। ये वही दौर था जहां भारत ने मॉडर्न वॉरफेयर और लिमिटेड वॉर कंसेप्ट को गंभीरता से समझना शुरू किया।
इसके बाद 2001 में इंडियन पार्लियामेंट में हमला हुआ जिसने भारत की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को और बदल दिया। भारत ने ऑपरेशन पराक्रम शुरू कर दिया और लाखों सैनिक बॉर्डर के ऊपर चले गए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इंडियन आर्मी का जो मोबिलाइजेशन था वो बहुत स्लो था। ट्रूप्स और जो हेवी इक्विपमेंट होता है उसको आगे पहुंचने के लिए काफी हफ्ते लग गए और इसी दौरान इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ गया और पाकिस्तान को भी तैयारी का मौका मिल गया। आखिरकार इतनी भयंकर मोबिलाइजेशन होने के बाद भी लड़ाई हुई नहीं। इससे भारत के जो स्ट्रेटेजिक प्लानर्स थे उनको ये एहसास हुआ कि जो आने वाला कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर स्लो मोबिलाइजेशन यानी धीरे आगे जाना ये इफेक्टिव नहीं होगा। अगर जवाब देना है तो तेज और दुरुस्त तरीके से देना पड़ेगा। यही सोच आगे चलकर कोर स्ट्रेटेजी जैसे कंसेप्ट तक पहुंच गई, जहां पर आइडिया ये था कि इंडियन फोर्सेस बहुत कम समय में लिमिटेड ऑब्जेक्टिव के साथ रैपिड ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे और बिना फुल स्केल एस्केलेशन के साथ। दोस्तों साथ में ये बताना भी जरूरी है कि भारत की जो मिलिट्री थिंकिंग है सिर्फ वो लड़ाई से नहीं लेकिन उसके पड़ोसियों की वजह से भी प्रभावित हुई है। पाकिस्तान ने सीधे युद्ध के साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किया, प्रॉक्सी वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। इससे भारत को काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटी मिली, रैपिड रिटेलिएशन और लिमिटेड बट प्रिसाइज रिस्पांस की स्ट्रेटेजी को विकसित करना पड़ा। इसी सोच ने आगे चलकर सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट जैसी कार्रवाइयों का रास्ता तैयार किया। दूसरी तरफ चाइना ने भारत को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक चैलेंज दिया। बॉर्डर के ऊपर प्रेशर था, चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा था, लॉजिस्टिक अच्छी थी, टेक्नोलॉजी भी अच्छी थी। इसलिए भारत को माउंटेन वॉरफेयर कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ी, बॉर्डर रोड्स अच्छे करने पड़े और हमारी जो समुद्री स्ट्रेटेजी है और मल्टी डोमेन वॉरफेयर की जो स्ट्रेटेजी है उसको अच्छा करने के लिए भारत को मजबूरन काम करना पड़ा। पाकिस्तान एक इमीडिएट थ्रेट जरूर था लेकिन चाइना एक लॉन्ग टर्म और ज्यादा कॉम्प्लेक्स चैलेंज बन गया था। दोस्तों युद्ध आज सिर्फ जमीन पर नहीं लड़े जाते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में साइबर अटैक्स, ड्रोन, सैटेलाइट, एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मैरीटाइम कंपटीशन और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी शामिल हो चुके हैं। यानी युद्ध अब पूरी तरीके से मल्टी डोमेन हो चुका है। पहले आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कई बार अलग अलग तरीके से ऑपरेट करती थी लेकिन अब भारत जॉइंट ऑपरेशंस, थिएटर कमांड्स, इंटीग्रेटेड सर्विलेंस और फास्टर डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों इसमें सीडीएस की भूमिका इसी बदलाव का हिस्सा है जिसका उद्देश्य बेहतर कोऑर्डिनेशन, जॉइंट प्लानिंग और जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसका अच्छे से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना होता है। भविष्य के युद्ध अलग अलग सेनाएं नहीं लेकिन एक इंटीग्रेटेड मिलिट्री सिस्टम लड़ेगी। आज भारत की मिलिट्री डॉक्ट्रिन डर से कॉन्फिडेंस की तरफ इवॉल्व हो चुकी है। डिफेंस माइंडसेट से एक्टिव डिटरेंस तक और स्लो मोबिलाइजेशन से रैपिड रिस्पांस और अलग अलग सेनाओं से इंटीग्रेटेड वॉर तक भारत ने लंबा सफर तय किया है। शायद यही बदलाव किसी भी आने वाले सुपर पावर की बड़ी पहचान होता है, क्योंकि देश सिर्फ हथियार खरीदकर शक्तिशाली नहीं बनते हैं बल्कि उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ही उनको शक्तिशाली बनाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।